गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम हिमाचल प्रदेश का सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी का लेक्चर शुरू कर रहे हैं और आज हमारा पहला लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हम ज्योग्राफी से शुरू करेंगे और देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में ज्योग्राफी में हमें क्या कुछ करना है। जैसे कि ज्योग्राफी की स्टार्टिंग किसी भी स्टेट के लिए या इंडिया के लिए बात करें तो हमेशा उसके लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, उसका एरिया कितना है उस सब से शुरू होती है। उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे कौन कौन से पहाड़, प्लेन्स और प्लेट्यूज गुजरते हैं, उस सब से होती है। तो जैसा कि हमारे पीछे हिमाचल प्रदेश का पॉलिटिकल मैप है, तो हम पहले एक बार डिस्ट्रिक्ट्स देख लेते हैं हिमाचल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं और वो कितना एरिया उन सब डिस्ट्रिक्ट्स का है एक एक करके। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का है लाहौल एंड स्पीति। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये लगभग 25% ऑफ द एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश कवर करता है और इसके ठीक नॉर्थ में हमें जम्मू कश्मीर स्टेट देखने को मिलती है। लाहौल एंड स्पीति के वेस्ट में हमें चंबा डिस्ट्रिक्ट मिलता है और इसका एक फेमस एरिया भरमौर है और उसके ठीक नीचे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे हमें महाराणा प्रताप सागर देखने को मिल रहा है, और कांगड़ा के ठीक नीचे ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और बीच में कुल्लू। और लाहौल एंड स्पीति के साउथ ईस्ट में हमें किन्नौर दिख रहा है। किन्नौर का बॉर्डर चाइना के साथ लग रहा है और थोड़ा सा बॉर्डर लाहौल एंड स्पीति का भी चाइना के साथ लग रहा है। उसके ठीक साउथ में शिमला डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है और शिमला के सबसे नीचे है, साउथ में है सिरमौर, जो कि हरियाणा के साथ और उत्तराखंड के साथ टच कर रहा है, और लास्ट में हमारा बचा सोलन डिस्ट्रिक्ट। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब एक बार लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के लैटिट्यूड्स हैं 30 डिग्री 22 मिनट्स नॉर्थ से लेकर के 33 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ, और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो है 75 डिग्री 47 मिनट्स ईस्ट से लेकर के 79 डिग्रीज 4 मिनट्स ईस्ट। अब अगर हम याद करना चाहें कि इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स क्या हैं, तो इंडिया के लैटिट्यूड्स हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ये मैं मेनलैंड की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें अंडमान और निकोबार का इंदिरा पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ। और जो इसके लॉन्गिट्यूड्स हैं वो है 66 डिग्री ईस्ट से लेके लगभग 97 डिग्री ईस्ट तक। तो ये हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देख लिए हिमाचल प्रदेश के और इंडिया के। अब एरिया की बात करें तो एरिया हिमाचल प्रदेश का है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। अब अगर हम बात करें हिमालयास की, जैसा कि हमें पता है हिमाचल प्रदेश मतलब हिम का आंचल, हिम प्लस आंचल, यानी कि जो हिमालयास के बीच में स्टेट स्थित है उसे हम हिमाचल कहते हैं। तो 20 टोटल लेंथ ऑफ हिमालयास पूरे इंडिया, नेपाल, भूटान और नॉर्थ ईस्ट तक जाते जाते 2400 किलोमीटर की लेंथ है हिमालयास की। ये मैं सिर्फ हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिमालयास की जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर की पड़ती है। अब देखते हैं कि ज्योग्राफी अगर हम बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ अगर हम ज्योग्राफी का हिस्सा देखते हैं तो हिमाचल का जिक्र पुराणास में आता है। पुराणों में कौन कौन से पुराणों में? स्कंद पुराण में हिमाचल वाले एरिया की बहुत प्रेज की गई है। और पुराणों में हिमाचल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है जलंधर खंड और दूसरा है केदार खंड। तो बच्चों ये होगी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब एक बार थोड़ा विस्तार से इसको देख लेते हैं ज्योग्राफी को। तो हिमाचल में अगर आप वेस्ट से
ईस्ट की तरफ जाओगे तो हिमालयस की हाइट बढ़ती जाएगी। हिमालयस की हाइट लगातार वेस्ट से ईस्ट जाते हुए बढ़ती जाएगी। अब हिमाचल को एंशियंट टाइम्स में, जैसे कि हमने देखा कि केदार खंड और जलंधर खंड के नाम से जाना जाता है, तो पूरे हिमाचल को भी जलंधर के नाम से जाना जाता है, जलंधर। तो जलंधर जो एक माइथोलॉजिकल स्टोरीज वगैरह हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि हिमाचल सागर और गंगा के बेटे का नाम है। तो सागर वॉज द फादर एंड गंगा वॉज द मदर। तो ये हमें एक स्टोरी देखने को मिलती है। और अगर हम ज्योग्राफी में माउंटेन्स की बात करें तो हमें पता है कि हम हिमालयस को मेनली 3 हिस्सों में बांटते हैं, शिवालिक्स, मिडिल हिमालयस एंड द ग्रेटर हिमालयस एंड फर्दर ट्रांस हिमालयस। तो कौन कौन से हिस्सों में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे शिवालिक जाते हैं? शिवालिक जिनको हम आउटर हिमालयस भी कहते हैं, आउटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस जिसे हम हिमाचल भी कहते हैं, और ग्रेटर हिमालयस जिन्हें हम हिमाद्री भी कहते हैं, और ट्रांस हिमालयस को फर्दर हम जास्कर, लद्दाख और कराकोरम में बांट देते हैं। तो जो शिवालिक है शिवालिक्स को कहा जाता है कि लॉर्ड शिवा, गॉड शिवा की जटाओं की तरह है। तो शिवालिक का मतलब है गॉड शिवा की जटाएं। इनकी हाइट कितनी है? 350 से लेकर के 1500 मीटर तक की इनकी एलिवेशन या हाइट है। ठीक है। रेनफॉल कितनी होती है? रेनफॉल यहां होती है 150 सेंटीमीटर से लेकर के 180 सेंटीमीटर पर एनम हर साल में। अभी कौन कौन से जिलों से, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से शिवालिक गुजरते हैं, निकलते हैं? तो कांगड़ा से ये होते हैं, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी, सोलन, सिरमौर। यानी कि इन सारे एरियाज में हमें शिवालिक्स यानी कि आउटर हिमालयस देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल स्टेट में हमें देखने को मिलता है, और ये बिल्कुल ठीक भी है क्योंकि यहाँ पे पंजाब में हमें कुछ हिस्सा शिवालिक्स का देखने को मिलता है, तो ये बिल्कुल ठीक जा रहा है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं शिवालिक्स में, जैसे कि पोंटा वैली, जहाँ पे पोंटा साहब गुरुद्वारा भी है, पोंटा। उसके बाद नाहन सिटी जो द ग्रेट खली का होम टाउन भी है, पचड़, रेणुका जहां पे बहुत फेमस रेणुका लेक, हम आगे करेंगे लेक्स में, रेणुका लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बल वैली, और जोगिंदरनगर टाउन। ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हमें शिवालिक्स में देखने को मिलते हैं। तो पोंटा, नाहन, पचड़, रेणुका सारे सिरमौर में, और बल वैली और जोगिंदरनगर ये दम हमें देखने को मिल रहे हैं मंडी। ये भी हमारी मंडी। तो ये हमारा पहला जोन कवर हो गया शिवालिक। दूसरा जो जोन है जिसे हम इनर हिमालयस भी कह देते हैं, मिडिल हिमालयस भी कह देते हैं, लेसर हिमालयस भी कह सकते हैं। तो सारे के सिनोनिम्स ही हैं, लेसर हिमालयस, मिडिल हिमालयस, इनर हिमालयस या हिमाचल, दे ऑल आर वन एंड द सेम थिंग। ये शिवालिक्स और ग्रेटर हिमालयस के बीच में जो
एक हिमालयस की लेयर है वो है। तो अब ये कहाँ पे, पहले इनकी हाइट देख लेते हैं। जैसे हमने शिवालिक्स की एलिवेशन या हाइट देखी थी, तो इनकी एलिवेशन रहती है 1500 मीटर से लेकर के 4500 मीटर, ये एवरेज एलिवेशन है। अब इसकी फर्दर डाइवर्सिफिकेशन है, यानी कि इसको दो टुकड़ों में बांटा गया है। एक जो नॉर्थ में है उसे हम कहते हैं पीर पंजल रेंज, और जो थोड़ी साउथ में है वो है धौलाधार। धौलाधार यानी कि मिडिल हिमालयाज एक सिंगल चेन नहीं है ग्रेटर हिमालय से शिवालिक की तरह, ये टुकड़ों में बटी हुई है। और एक इनमें इंपॉर्टेंट है पीर पंजल और एक धौलाधार, अगर हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हमें ये कहां पे ज्यादा अच्छे से देखने को मिलते हैं? रेणुका, रेणुका तहसील यानी कि सिरमौर में, सिरमौर में अच्छे से देखने को मिल रहे हैं। शिमला में, कुल्लू वैली। तो हम बिल्कुल देख पा रहे हैं कि यहां पे हमने शिवालिक्स को देखा था, तो उसके कुछ नॉर्थ में हमें मिडिल हिमालयाज या इनर हिमालयाज देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे कि हमने बात की कि इनको दो हिस्सों में हमने बांटा हुआ है, पीर पंजाल और धौलाधार। तो धौलाधार बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट हमें देखने को मिलता है कांगड़ा में। कांगड़ा में, यहां पे कांगड़ा के नॉर्थ में धौलाधार को व्हाइट पीक, जैसे कि इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो धौलाधार का मतलब है व्हाइट पीक, और इसे संस्कृत में मौलक पर्वत के नाम से जाना जाता है। मौलक पर्वत। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है ये? चंबा में, कांगड़ा में, मंडी में। तो आप सोच रहे होंगे कि पहले हमने शिवालिक भी इन डिस्ट्रिक्ट्स में किया, तो ये नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही काइंड ऑफ माउंटेन हो सकता है, तो दो माउंटेन रेंजेस एक डिस्ट्रिक्ट से पास कर रही हैं, तो वैसा हम देख पा रहे हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पे कहीं उत्तराखंड से ग्रेटर हिमालयस भी निकल रहे हैं, ग्रेटर हिमालयस यहां से भी निकल रहे हैं। तो ग्रेटर हिमालयस का एक हिस्सा टूट रहा है यहां पे, एक जगह जिसका नाम है बद्रीनाथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदूज में खास करके बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में ग्रेटर हिमालयाज में से एक चेन टूट जाती है और वो बनाती है हमारा धौलाधार, और वो धौलाधार हिमाचल प्रदेश में एंटर कर जाता है। सतलुज धौलाधार को काटती है रामपुर नाम की जगह पे, सतलुज धौलाधार को काटती है रामपुर नाम की जगह पे, और ब्यास धौलाधार को काटती है लारजी नाम की जगह पे, और रावी धौलाधार को काटती है चंबा के वेस्ट में। तो धौलाधार को रावी भी काट रही है, सतलुज भी काट रही है और ब्यास भी काट रही है। तो अभी जैसे कि हमने कहा कि धौलाधार के अलावा पीर पंजाल भी एक इंपॉर्टेंट रेंज है इनर हिमालयाज की। तो पीर पंजाल और धौलाधार जहां पे आके मिल रही हैं या जहां से निकल रही हैं उसको कहते हैं बड़ा बंगाल, बड़ा बंगल या बंगाल। तो यहां पे एक नॉट है, एक गांठ है जहां पे ये दोनों रेंजेस मिल रही हैं आपस में। कौन कौन सी? पीर पंजाल और धौलाधार। जो पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल रेंज दो रिवर सिस्टम्स के बीच में वाटरशेड का काम करती है। वाटरशेड क्या होता है? कोई भी एक पहाड़ी ऐसी रेंज जो दो नदियों के सिस्टम को अलग अलग करती है, वाटरशेड कहलाती है। तो पीर पंजाल वाटरशेड का काम कर रही है कौन सी रिवर्स के बीच में? चिनाब नॉर्थ में और साउथ में रावी और ब्यास। तो इसी के साथ हमारा इनर हिमालयस खत्म हो जाता है। फिर हमारा आता है ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस की अगर बात करें तो ग्रेटर हिमालयस के नॉर्थ में स्पीति नदी बहती है।
स्पीति, लाहौल, जैसे कि नाम से पता चलता है लाहौल और स्पीति से होके गुजर रही है, और साउथ में ब्यास नदी। अब जैसे कि हमने पहले बात की थी कि ग्रेटर हिमालय से नॉर्थ में पहाड़ खत्म नहीं हो जाते, एकदम तिब्बत प्लेट्यू शुरू नहीं हो जाएगा यहाँ पे एकदम तिब्बत प्लेट्यू शुरू नहीं हो जाएगा, उससे पहले ट्रांस हिमालयाज आएंगे। तो ट्रांस हिमालयाज में एक इंपॉर्टेंट रेंज जो हिमाचल प्रदेश में, उसका नाम है जास्कर। तो जास्कर रेंज भी हिमाचल से होके गुजरती है। तो जो हमारे ग्रेटर हिमालयाज है, वहां पे हमारी हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश मिलती है। तो हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन सी है? शिला। शिला की हाइट कितनी है? 7025 मीटर। और माउंट एवरेस्ट की कितनी है? 8846 मीटर, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं शिला के अलावा, वो है रिवो, ये भी ग्रेटर हिमालय से मिलेगी आपको, और एक है परग्यूल, ये भी ग्रेटर हिमालय से मिलेगी। तो ये तो हो गई बात हमारी हिमालयाज की। अब अगर हमने बात की कि शिला इतनी ऊंची पीक है, रिवो इतनी ऊंची पीक है, पग्युल इतनी ऊंची पीक है, तो अगर इतनी ऊंची पीक्स हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर रेंज की एलिवेशन बहुत ही ज्यादा होगी, यानी कि हाइट बहुत ही ज्यादा होगी। अगर हाइट बहुत ज्यादा होगी तो साउथ वेस्ट मॉनसून्स जो आ रहे हैं, यहाँ पे बारिश कर रहे हैं मॉनसून्स, वो इसके आगे तो जा नहीं पाएंगे, यानी कि इसके परे एक डेजर्ट सॉर्ट ऑफ एरिया हो जाएगा, बहुत ही ड्राई एरिया हो जाएगा, और वही एरिया हमें लाहौल एंड स्पीति में देखने को मिलता है। तो वो जो एरिया जहां पे बारिश कम होती है, जैसे कि किन्नौर का कुछ एक हिस्सा, जैसे कि लाहौल एंड स्पीति का काफी सारा हिस्सा, जैसे कि पंगी वैली, चंबा का कुछ एक हिस्सा, तो जहां पे बारिश कम हो रही है वहां पे हमें मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स की भरमार है, ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब अगर हम हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज और ट्रांस हिमालयाज की बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारे दर्रे भी हैं, दर्रे यानी कि पासेस, क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को क्रॉस करना तो बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट इधर इनर हिमालयाज में भी, इनफैक्ट शिवालिक से पहले जितने भी हिमालयाज के हिस्से हैं, उनको क्रॉस करने के लिए तो हमें पासेस चाहिए, पासेस यानी दर्रा। तो जो पासेस हैं, कई इंपॉर्टेंट पासेस हैं, हम बाद में इसको डिटेल में देखेंगे, जैसे कि सच पास, चीनी पास, ये सारे ग्रेटर हिमालयस में हैं। चबिया पास, कुगटी पास, हमटा पास, चंद्रमुखी पास, एटसेट्रा। अब जैसे कि हमें पता है कि हिमालयाज इतने बड़े हैं, इतने विशाल हैं कि साइबेरिया से आने वाली ठंडी विंड्स को हम तक पहुंचने नहीं देते। तभी तो इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, जबकि इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो इंडिया को मिडल से पास कर देता है। हमें पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो तो इंडिया को लगभग यहाँ से पास कर देता है, फिर भी इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिमालयस होने की वजह से जो साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती हैं, यानी कि पोलर विंड्स आ रही हैं, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, इंडिया के प्लेन्स तक नहीं पहुँच पाती, प्लेट्यू तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती। इसीलिए इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। इसी वजह से, क्योंकि हिमालयाज इंडिया को एक ट्रॉपिकल कंट्री बनाते हैं, इसी वजह से हिमालयाज को वेदर मेकर ऑफ एशिया कहा जाता है, वेदर मेकर ऑफ एशिया। क्योंकि मॉनसून्स को भी यही रोक रहे हैं। आगे चलते हैं। अगर हम फिजियोग्राफी की बात करें, या फिर टेम्परेचर के बेसिस पे क्लाइमेट्स की बात करें,
तो हम हिमाचल को 5 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। 5 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वेट। वेट है यानी कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। सब टेम्परेट है यानी कि ठंडा होगा। सब मतलब लगभग यानी कि टेम्परेट से भी ज्यादा ठंडा होगा थोड़ा सा। तो ये वाला हमें कौन सा हिस्सा है? ये वाला हिस्सा है पालमपुर यानी कि कांगड़ा में, पालमपुर, जोगिंदरनगर मंडी में जोगिंदरनगर, डलहौजी चंबा में, धर्मशाला कांगड़ा में धर्मशाला। तो ये वाले एरियाज में वेट सब टेम्परेट क्लाइमेट, ठंडा क्लाइमेट और बारिश वाला क्लाइमेट दिखाते हैं। अब ये तो एक बात हो गई। तो दूसरा जो क्लाइमेट टाइप है यहाँ पे हिमाचल में 5 में से दूसरा, वो है ह्यूमिड, यानी कि बारिश तो हो रही है लेकिन वेट जितनी बारिश नहीं हो रही। ह्यूमिडिटी है सब टेम्परेट यानी कि लगभग टेम्परेट से थोड़ा ज्यादा। ये हमें देखने को मिलता है कुल्लू में, मंडी के कुछ एक हिस्सों में, एडजॉइनिंग हिस्से, सोलन में, चंबा में, कांगड़ा में और सिरमौर में। कौन सा वेदर देखने को मिल रहा है? ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन। तो ये दूसरा जोन हो गया। तीसरा जो जोन है आउट ऑफ 5 हिमाचल प्रदेश में, उसका नाम है ड्राई टेम्परेट जोन। अब देखो, अभी तक वेट और ह्यूमिड था, तो ड्राई हो गया यानी कि बारिश होनी बंद हो गई। ड्राई टेम्परेट जोन। ड्राई टेम्परेट जोन। तो ये हमें देखने को मिलता है ऊंची पहाड़ियों में, एल्पाइन एरियाज में। कहां पे? जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हिमालय के परे यानी कि लाहौल एंड स्पीति में देखने को मिलेगा। पंगी, एडजॉइनिंग एरिया पंगी वैली और किन्नौर। तो बिल्कुल हमने कहा था यहाँ पे हमारे ग्रेटर हिमालयस है, तो ग्रेटर हिमालयस के परे हमारी मॉनसूनल विंड्स नहीं जाएंगी, तो वहां बारिश नहीं करेगी। तो वही हमें मौसम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ड्राई टेम्परेट जोन। और यहाँ पे हमें ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, ड्राई फ्रूट्स। बात खत्म हो गई। 4th जोन आउट ऑफ 5 ऑफ हिमाचल प्रदेश फिजियोग्राफी है, 4th वन इज ह्यूमिड, यानी कि फिर से बारिश आ रही है। सब, दोबारा सब यानी कि लगभग। ट्रॉपिकल, यानी कि यहाँ पे ट्रॉपिकल कंडीशंस हैं। ट्रॉपिकल कंडीशंस क्या होती हैं? गर्मी बढ़ जाती है। ये हमें कहाँ को देखने को मिलेगा? ये हमें अगर हम नॉर्थ से साउथ जाएंगे वहीं देखने को मिलेगा। तो मंडी का साउदर्न पोर्शन आ गया, नाहन सिरमौर वाला पोर्शन, नाहन ये वाला पोर्शन आ गया, नूरपुर कांगड़ा में नूरपुर वाला पोर्शन, यहाँ कहीं ये रहा नूरपुर, ये वाला पोर्शन आ गया, और सोलन में नालागढ़ वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन। तो इन हिस्सों में हमें ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन देखने को मिलता है। और लास्ट में हमारा जोन रह गया जो 5th वन, वो है सब ह्यूमिड, यानी कि दोबारा ह्यूमिडिटी हो रही है, लगभग ह्यूमिड है, ट्रॉपिकल जोन। ये भी ट्रॉपिकल है, यानी कि ट्रॉपिकल कंडीशंस, यानी कि गर्मी। ये हमें देखने को मिल रहा है ऊना में, यानी कि हम शिवालिक्स में आ चुके हैं, पोंटा साहब यानी कि हम शिवालिक्स में ही घूम रहे हैं, और कांगड़ा के कुछ एक हिस्सों में इंदौरा वाला एरिया, यहाँ कहीं पे ये हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ हमारे फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ हिमाचल हो जाते हैं खत्म। तो अगर हम बात करें ट्रॉपिकल, टेम्परेट और फ्रिजिड जोन्स अगर याद करने की कोशिश करें, तो अगर हम ग्लोब बना रहे थे, ग्लोब में हम देखते हैं कि बिल्कुल इक्वेटर के साथ वाला जो पोर्शन होता है 30 डिग्री तक, उसे हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं।
30 से 60 डिग्री के बीच में हम टेम्परेट जोन कहते हैं, और 60 से ज़्यादा यानी कि बिल्कुल नॉर्थ में जो हमारा 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ में होता है उसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं, आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में और एंटार्क्टिक सर्कल के साउथ में। तो यहां तक क्लियर है, हमें आगे बढ़ते हैं। अब कुछ खास क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, कुछ खास क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं हिमालयाज के वेदर को जानने के लिए। वो क्या क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रेविटी विंड्स। तो ग्रेविटी विंड क्या होता है? विंड तो विंड होती है, विंड तो ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, है ना। लेकिन जब विंड ग्रेविटी की वजह से हो रही है तो विंड करंट के फॉर्म में आ जाएगी, ग्रेविटी की वजह से तो हवा नीचे आएगी। तो ग्रेविटी विंड एक लेटरल विंड नहीं है, एक वर्टिकल विंड है ग्रेविटी विंड। तो हो क्या रहा है, पहाड़ की चोटी से, पीक से वैली की तरफ जो विंड चल रही है उसको हम कहते हैं ग्रेविटी विंड। आमतौर पे सनसेट होने पे चलती है, रोज चलती है, और ये हिमाचल के वेदर को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। अगली जो एक इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर हमारे पास है ग्रेविटी विंड के बाद, वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अगर आपने सर्दियों में वेदर रिपोर्ट सुनी होगी तो आपने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नाम जरूर सुना होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो नहीं है कि पाकिस्तान हमारे वेस्ट में वो डिस्टर्ब कर रहा है। ये वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो विंड्स हमारे वेस्ट से आ रही हैं और सर्दियों में बहुत ज्यादा बारिश, रेनफॉल कर रही है इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स में, और हिमाचल में यानी कि हिमालयाज में ये स्नोफॉल कर रही है। और अगर आपको याद हो, ये रेनफॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है रबी, खास करके वीट की खेती के लिए स्नोफॉल कर रही है। आगे जो क्लाइमेटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट आ रहा है हमारे पास हिमाचल में, वो है जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स की अगर हिस्ट्री की बात करें तो हमें पता है कि जेट स्ट्रीम्स वो विंड्स हैं जो लगातार चलती रहती हैं हमारे अपर एटमॉस्फेयर में, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में चल रही हैं। सारी विंड्स ट्रोपोस्फेयर में ही चल रही हैं, तो ये भी ट्रोपोस्फेयर के हिस्से में ही चल रही हैं। और ये इनका पता तब चला था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन शिप्स जापान में बॉम्बिंग करने जाते थे, तो वो देखते थे जब वो जा रहे हैं तब वो उनको टाइम ज़्यादा लग रहा है, जब वो वापस आ रहे हैं तो उनको टाइम कम लग रहा है, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो उन्होंने पता किया कि अपर एटमॉस्फेयर में एक विंड्स चलती हैं, नैरो स्ट्रीम्स हैं, बहुत ही फास्ट फ्लोइंग विंड्स हैं, और अगर उनको जेट स्ट्रीम मिल गई, उनके जेट को वो स्ट्रीम मिल गई, तो वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि जेट स्ट्रीम्स क्या हुआ फिर? जेट स्ट्रीम्स हो गई हाई स्पीड, तेज से चलने वाली, नैरो बेल्ट्स, ज्यादा चौड़ाई नहीं है, यानी कि ऑफ विंड, और ये हमें विंटर्स में देखने को मिलती हैं आमतौर जेट स्ट्रीम्स। इसके अलावा एक लास्ट क्लाइमेटिक फैक्टर जो हिमाचल को अफेक्ट करता है वो है ली वेव्स। ली वेव्स क्या है? ये भी स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, और ये माउंटेन की लीवर्ड की तरफ चल रही है। तो अगर ये माउंटेन है तो नॉर्मली विंड्स इधर आती हैं और बारिश करती हैं इधर, तो ये लीवर्ड साइड हो गई। तो लीवर्ड साइड पे जो विंड्स चल रही हैं उन्हें बोलते हैं ली वेव्स। तो ये एक नया फैक्टर है, एक नई चीज हमने सीखी आज। ली वेव्स क्या है? अगर माउंटेन है कोई भी और माउंटेन के इस तरफ से यानी कि वेस्ट से विंड्स आ रही हैं और बारिशें वगैरह कर रही हैं, तो ये वाली साइड लीवर्ड साइड हो जाती है। तो लीवर्ड साइड में जो विंड्स कर रही हैं और बहुत ज्यादा इरोजन कर रही हैं, सॉइल को खत्म कर रही हैं और बहुत ज्यादा डैमेज कर रही हैं, उन विंड्स को कहते हैं ली वेव्स।
तो ली वेव्स हिमाचल में बहुत चलती हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। और लास्ट दो फैक्टर्स जो हमारे पास रह गए हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स को समझने के लिए हिमाचल प्रदेश में, उनमें से एक है साउथ वेस्ट मॉनसून। सर्टेनली अगर हम हिमाचल की बात कर रहे हैं तो मानसून को कैसे भूल सकते हैं, अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो हिमाचल को, तो हम मानसून को कैसे भूल सकते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून, तो साउथ वेस्ट मानसून जैसे कि हमें पता है, हम किसी भी विंड का नाम उस पे करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन से विंड आ रही है। तो विंड आ रही है साउथ से और वेस्ट से, यानी कि ये विंड ऐसे जाएगी, तो तभी इसका नाम साउथ वेस्ट मानसून हो गया। अब पूरे इंडिया में हमें पता है जो मोर देन 70-80% रेनफॉल है, लगभग 90% रेनफॉल तो हमें मानसून से ही हो रहा है। तो हिमाचल में भी जो हमारी प्रेसिपिटेशन है इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड रेन, वो किससे हो रही है, वो हो रही है हमारी साउथ वेस्ट मानसून से। तो इसी के साथ हमने हल्का फुल्का ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश देख लिया। एक हमने एक खोखा एक तैयार कर लिया, खाका तैयार कर लिया है कि हम किस में पढ़ेंगे। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, एक एक करके इसको डिटेल में देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, फटाफट विद इन 5 मिनट्स हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने देखा हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया जो है वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें जो हमीरपुर, जैसा कि हम मैप पे देख पा रहे हैं, हमीरपुर देखो पिंक कलर में छोटा सा है बिल्कुल, तो ये हिमाचल प्रदेश का सिर्फ 2% एरिया है। और जैसा कि हम मैप पे दोबारा देख पा रहे हैं, सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसा कि हमने बात भी की, वो है लाहौल एंड स्पीति, जो 25% के अराउंड एरिया है हिमाचल प्रदेश का। तो 2% हमीरपुर, 25% लाहौल एंड स्पीति। अब अगर हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री की अगर बात करें तो पहले हिमाचल को जब हम आज़ाद हो गए अंग्रेज़ों के राज से, हम खुशकिस्मत थे कि हम 200 साल बाद उनसे आज़ाद हो पाए। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया। चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ठीक। अब इसमें क्या कुछ था, इसमें अर्स्टवाइल का मतलब क्या होता है, पहले होती थी, अब नहीं है, पहले होती थी, आजादी से पहले जो प्रिंसली स्टेट्स होती थी, उन 30 प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ के हमने एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाई हिमाचल नाम से। अब इसमें हमने पंजाब की भी प्रिंसली स्टेट्स जोड़ी, हमें पता है पंजाब में बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, और शिमला की भी प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ा गया। तो इसके फलस्वरूप हमारे पास एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस उभर के सामने आई 15 अप्रैल 1948 को। तो इनमें कौन कौन से एरिया आ रहे थे वो देख लेते हैं। चीफ कमिश्नर प्रोविंस में कौन कौन से एरिया आ रहे थे, चंबा तो हमें आज भी देखने को मिल रहा है। महासू में बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी रियासतें थी, राणे वहां पे राज करते थे, ठाकुर राज करते थे, ठीक। मंडी तो हमें आज भी देखने को मिल रहा है। सिरमौर हमें आज भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इनकी बाउंड्रीज ये नहीं थी जो बाउंड्रीज हमें अब देखने को मिल रही हैं, ये इससे बहुत छोटी है, बहुत बड़ी थी। इसकी पॉपुलेशन उस टाइम पे थी सिर्फ 9,35,000 और जो एरिया था, अब हमने बात की कितना एरिया, 55,673, लेकिन उस टाइम पे एरिया इससे हाफ से भी कम था, यानी कि 27,169,
27,169 स्क्वायर किलोमीटर्स। 1951 में, 48 के बाद 1951 में एक और डेवलपमेंट हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश कर रहे हैं। 1951 में एक और डेवलपमेंट हो रही है, इसे पार्ट सी स्टेट में जोड़ दिया गया। हमने देखा कि जब आज़ादी हुई तो पार्ट ए बी सी डी में तो सिर्फ अंडमान निकोबार ही था, तो पार्ट ए बी सी डी थे, तो पार्ट सी में हिमाचल प्रदेश चला गया। फिर 1954 में 4 साल बाद, 3 साल बाद एक और डेवलपमेंट हो रही है। 1 जुलाई 1954 को एक और डेवलपमेंट हो रही है कि बिलासपुर, जो खुद भी एक पार्ट सी स्टेट है, उसको हिमाचल में जोड़ दिया जा रहा है। इसको हिमाचल में जोड़ दिया जा रहा है और बिलासपुर खुद भी एक पार्ट सी स्टेट है। 1956 में एक मेजर डेवलपमेंट हो रही है जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, पूरे इंडिया के लिए स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बन रही है 1956 में, और इसमें इसको हेड कर रहे हैं फजल अली, और साथ में उनके हैं मिस्टर कुंजरू, दोनों में जेड आ रहा है, फजल अली, कुंजरू, और साथ में है मिस्टर पन्नीकर। तो इन 3 ऑफिशियल्स ने कहा कि ये जो ए बी सी स्टेट्स का जो आपने टाइटल दिया हुआ है, इसको आप अबॉलिश कर दो, खत्म कर दो। फिर 1956 में ही ये वाला सिस्टम अबॉलिश हो गया और 1956 में हिमाचल एक यूटी बन गया, यूनियन टेरिटरी, और ये टाइटल ऑफ यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश के साथ रहा 25 जनवरी 1971 तक। इससे पहले 1957 में एक और डेवलपमेंट हो रही है कि एक टेरिटोरियल काउंसिल बनाई जा रही है हिमाचल में, टेरिटोरियल काउंसिल, और ये इसके अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं ठाकुर करम सिंह। और इसी दौरान 1971 के पहले ही 1960 में एक और डेवलपमेंट देखने को मिल रही है 1960 में कि महासू जो हमने किया था कि 4 एरियाज थे पहले हिमाचल के, महासू से एक अलग तहसील काट दी, चीनी तहसील को अलग कर दिया गया महासू से। इसके बाद 1963 में हिमाचल में टेरिटोरियल काउंसिल जो थी, जो 1957 में करम सिंह अध्यक्ष बनाए गए थे, जो टेरिटोरियल काउंसिल थी उसको हटा के विधानसभा आ गई, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई, यानी कि वर्क टूवर्ड्स डेमोक्रेटाइजेशन शुरू हो गया हमारे पास। और 1 नवंबर 1966 को पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। पंजाब पहले बहुत बड़ा था, जैसे कि हमें पता है हिमाचल का बहुत सारा हिस्सा, हरियाणा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो वो सारा पंजाब हिस्सा टूट गया और कांगड़ा पंजाब में से निकल गया, कुल्लू पंजाब में से निकल गया, लाहौल स्पीति पंजाब में से निकल गया, शिमला पंजाब में से निकल गया, और ये सब ट्रांसफर कर दिए गए हिमाचल प्रदेश। तो देख सकते हैं आप कि पंजाब कितना बड़ा रहा होगा और हिमाचल कितना छोटा रहा होगा। तभी हम कह रहे हैं कि पहले सिर्फ हाफ ऑफ द प्रेजेंट एरिया ऑफ हिमाचल ही था, इसके पास लेस देन हाफ था। तो शिमला होशियारपुर में से आया था, पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में से आया था, और डलहौजी जो चंबा का हिस्सा है, डलहौजी गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में से आया, गुरदासपुर।
चलो, तो 1966 यानी कि जब पंजाब का विभाजन हुआ, जब पंजाब में से हिमाचल निकाला गया, हिमाचल का हिस्सा निकाला गया और हरियाणा अलग किया गया, तब हिमाचल का एरिया 106% बढ़ गया, यानी कि मोर देन हाफ एरिया इसके साथ जुड़ा। और जो पॉपुलेशन थी वो 108% इंक्रीज की, यानी कि वो भी मोर देन डबल होगी, दोनों मोर देन डबल हो गए एरिया और पॉपुलेशन, जब 1966 में पंजाब का विभाजन किया गया। तो अब हम फाइनल स्टेप्स में हैं हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेशन के। 1972 के सितंबर में 1 तारीख को कांगड़ा में से, कांगड़ा जो प्रेजेंट डे कांगड़ा है वो पहले बड़ा होता था, तो कांगड़ा में से हमीरपुर को अलग कर दिया गया, हमीरपुर को अलग कर दिया गया और ऊना को भी अलग कर दिया गया कांगड़ा में से। तो कांगड़ा पहले यहां तक होता था, ऊना और हमीरपुर इसमें से अलग कर दिए गए 1 सितंबर 1972 को। और सोलन में, एक तो सोलन खुद, सोलन टाउन प्लस नालागढ़, नालागढ़ जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, नालागढ़, नालागढ़, कंडाघाट, कंडाघाट, कसौली, गाना में बड़ा फेमस है कसौली, अर्की। तो ये सब एरियाज को सोलन में जोड़ दिया गया, नालागढ़, कंडाघाट, कसौली, अर्की, और प्रेजेंट डे सोलन डिस्ट्रिक्ट हमारे सामने आ गई। तो 1966 से पहले वाला जो हिमाचल प्रदेश है उसे कहते हैं पुराना हिमाचल प्रदेश, और 1966 के बाद वाले हिमाचल प्रदेश को कहते हैं नया हिमाचल प्रदेश। तो ओल्ड हिमाचल प्रदेश एंड न्यू हिमाचल प्रदेश। ओल्ड हिमाचल प्रदेश में हमारे पास चंबा, सिरमौर, किन्नौर, ओल्ड हिमाचल प्रदेश कर रहे हैं 1966 से पहले। ये चीनी तहसील जो थी यही थी, चीनी तहसील जो शिमला से अलग कर दी गई थी, चीनी तहसील। मंडी, मंडी तक प्रिंसली स्टेट की थी, मंडी, और शिमला, शिमला। तो आप सोच रहे होंगे कि शिमला तो पंजाब में से आया है, तो कुछ एक हिस्सा पहले से यहाँ पे है, कुछ एक हिस्सा जो शिमला सिटी है वो शायद पंजाब से आया होगा। तो शिमला, यानी कि 1 2 3 4 5 ओल्ड हिमाचल प्रदेश। और न्यू हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, कांगड़ा की चाय पत्ती बड़ी फेमस है, कांगड़ा, और भी बहुत कुछ करेंगे कांगड़ा के बारे में, कांगड़ा। तो न्यू हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आ रही हैं देख लेते हैं एक बार। कांगड़ा, कुल्लू, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, लाहौल एंड स्पीति पंजाब से निकला था, मैं देखा था। हमीरपुर, हमीरपुर जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, 2% एरिया हमने देखा था। और ऊना, ये भी हमने देखा, ऊना और हमीरपुर दोनों कांगड़ा में से निकले थे। तो ये न्यू हिमाचल, ओल्ड हिमाचल, न्यू हिमाचल क्वेश्चन बन सकता है। अब अगर सोलन जिले की बात करें, सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो उसमें न्यू क्या है और ओल्ड क्या है, अगर ये क्वेश्चन बन जाए, अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि सोलन में न्यू क्या है ओल्ड क्या है, तो सोलन टाउन प्लस अर्की ये ओल्ड में आते हैं, ये ओल्ड में आते हैं। और कसौली, कसौली तो हमें पता है ब्रिटिश ने बसाया था। कंडाघाट, नालागढ़, नालागढ़ एक रियासत भी थी, ये न्यू में है क्योंकि ये पार्टीशन ऑफ जो डिवीजन ऑफ पंजाब के बाद बनने में आ रही है। तो इसके साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ पंजाब कंप्लीट होती है। आगे चलते हैं। रिवर सिस्टम्स, हिमाचल में रिवर्स इतनी सारी हैं, मेन रिवर्स तो 5 हैं, लेकिन आगे के आगे उनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह हम देखेंगे, लर्न करने के लिए बहुत कुछ है। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं ब्यास। ब्यास, अब हर एक रिवर का एक संस्कृत नेम है,
एक वैदिक नेम है जो ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में इनको बुलाते थे। तो जो ब्यास का वैदिक नेम है वो है अरिजिकिया। अरिजिकिया, अर्ज किया, अर्ज किया से याद रख सकते हैं, अर्ज किया है, ये इसका वैदिक नेम है। और इसका संस्कृत नेम है विपाशा। विपाशा, विपाशा बासु, विपाशा, विपाशा संस्कृत नेम है। अभी कौन कौन से जिलों से, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जाती है? कुल्लू से, देख सकते हैं हम, देख सकते हैं हमारे पास मैप में है। ब्यास जा रही है, ये ब्यास जा रही है यहाँ से भी जा रही है ब्यास। तो कुल्लू, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, हमीरपुर, कांगड़ा। तो ये ब्यास नदी हमारी जा रही है। इसको हम क्लियरली देख सकते हैं। ब्यास यहाँ कहीं से जा रही है। तो ये ब्यास नदी हो गई। तो पंजाब में जहाँ ये एंटर कर रही है, पंजाब में, कांगड़ा से पंजाब में जा रही है, उस जगह का नाम है मिर्थल। मिर्थल, मिर्थल में ये हिमाचल को एग्जिट करती है और पंजाब में एंटर करती है। तो इसका ओरिजिन कहाँ होगा? अगर हमने सबसे पहले रिवर की बात करें तो उसका ओरिजिन देखेंगे। ब्यास का ओरिजिन हो रहा है रोहतांग पास में। रोहतांग पास में, रोहतांग पास में एक ब्यास रिखी नाम की जगह है। ब्यास रिखी एक छोटा सा झरना, छोटी सी नदी निकल रही है ब्यास रिखी से, और एक और छोटी सी नदी निकल रही है ब्यास कुंड से। तो ये छोटी छोटी नदियां मिल रही हैं पलाचन गांव में। पलाचन, पलाचन विलेज में मिल रही हैं, जो कि मनाली से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। मनाली से लगभग 10 किलोमीटर दूर यहाँ कहीं पे इसका ओरिजिन हो रहा है। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? अच्छा, रोहतांग पास का एंशिएंट नेम, तो हिमाचल की हिस्ट्री करें तो एंशिएंट से इसका बहुत बड़ा एक लिंक रहता है। तो एंशिएंट नेम रोहतांग पास का है भृगु। एक ऋषि हुए भृगु, भृगु। भृगु तुंग रोहतांग पास का एंशिएंट नेम है। रोहतांग पास में दो जगह हैं, ब्यास रिखी और ब्यास कुंड। वहां से दो नदियां निकली, वो पलाचन गांव में मिली। पलाचन गांव मंडी मनाली से 10 किलोमीटर दूर है, वहां पे ब्यास का ओरिजिन हो रहा है। तो अब जो एक डिफिकल्ट पार्ट आ रहा है, जो जहां पे हमें काफी रट्टा भी लगाना पड़ेगा, वो है इसकी ट्रिब्यूटरीज। इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले पार्वती। पार्वती पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन है मणिकरण, सिख पिलग्रिमेज मणिकरण साहब। पार्वती नदी बहुत बड़ी नदी है। इसके अलावा स्पिन, तो पहली होगी पार्वती, दूसरी होगी स्पिन। स्पिन बॉलिंग कराते हैं जैसे स्पिन। फिर मलाना नाला। तो नाला गंदा नाला नहीं होता, नाला का मतलब होता है कि एक छोटी नदी है, उसे हम नाला कहते हैं। मलाना नाला। चौथी है सरवरी, सरवरी, सरवरी। पांचवी है ब्यास की पांचवी ट्रिब्यूटरी है बिनवा। बिनवा बैजनाथ वालों को, महाकाल वालों को पता होगा, बिनवा नदी, बिनवा खड़। छेवीं है न्यूगल, न्यूगल। सातवीं है बन गंगा। तो कई नेम्स आपको ऐसे लगेंगे आपने पढ़े हैं, लेकिन ये वो नदियां नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, हिमाचल प्रदेश में ही है, आउट ऑफ हिमाचल नहीं जाती। बन गंगा। आठवीं है गज, गज हाथी वाली गज। नाइन्थ है देहर।
10वीं है चक्की, आटा चक्की वाली चक्की। 11th है कुना, कुना। 12th है ट्रिब्यूटरीज ऑफ, ब्यास कर रहे हैं। 12th ट्रिब्यूटरी है मन, मैन, मन। 13th है पतली कुहुल, पतली कुहुल। 14th है तीर्थन। 15th है हरला। 16th है सेंज। 17th है उहुल, इंपॉर्टेंट है उहुल। 18th है स्पीति, तो स्पीति नाम से पता चल रहा है लाहौल एंड स्पीति से आ रही है। 19th है हंसा। 20th है सुजैन, सुजॉइन, सुजॉइन। 21st है सोलंग। 22nd है मनलस्यू, मनलस्यू। 23rd है फुगल। 24th है सुकेती। 25th है सोन, ये वो वाली सोन नहीं है जो गंगा में मिल रही है। 26th है मनूनी। 27th है लूनी, ये वो लूनी नहीं है जो राजस्थान में जा रही है। तो 27 प्लस ट्रिब्यूटरीज हैं हमारे पास। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम सतलुज, रावी, चनाब, यमुना और बाकी सारी रिवर्स देखेंगे और कल हम ज्योग्राफी खत्म करेंगे और उसके अगले लेक्चर में हम हिस्ट्री में शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।